हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। हम पढ़ेंगे 50 डे सीरीज जिसकी होगी क्लास नंबर 40। तो अपनी सीरीज स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो काजल जी आपने जो कमेंट किया था और अन्य लोगों ने भी, तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रेगनेंसी वाला जो कवरअप करना था और अन्य कुछ चीज़ें रह गई थी उसको जो है हमने कवर कर लिया है और पीडीएफ हमारी तैयार हो गई, जल्द ही आपके बीच प्रोवाइड हो जाएगी। और उसमें जो है उसके अलावा भी और सारी चीज़ें जैसे शैशवावस्था, उसके चरण, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उसके भी सारे चरण और जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं और जो भी लोग जिन्होंने इसके बारे में सब चीज़ें बताई हैं उसको भी नीचे हमने उसी में ऐड कर दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वो क्लास आपके लिए होगी। एक मैराथन की टाइप की है, जो है बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन 100 के करीब हैं और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें, स्टेज है और कब से कब तक की हर चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे हम। और आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। और जो है हमारी जो है डिस्क्रिप्शन भी आपके लिंक में जो है लिंक दी हुई है और चैनल पेज पर भी है, तो इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। और हमारी सीरीज का पहला प्रश्न है टेक्सटाइल। देखिए सबसे पहले ये चीज़ है कि टॉपिक हमने बांट दिए हैं, हर अलग अलग टॉपिक से सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो इससे थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न है होगा टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल हमारी जो है स्टार्ट है। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिस्टर फाइबर का गुणधर्म नहीं है, यानी कि पॉलिस्टर फाइबर जो है उसका कौन सा गुणधर्म नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उच्च तन्यता शक्ति, बी है नमी अवशोषण क्षमता अधिक, सी है सिकन प्रतिरोधक क्षमता, डी है जल्दी सूखने की क्षमता। देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि पॉलिस्टर फाइबर का गुणधर्म क्या नहीं है। और एक चीज देखिए, हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो हैंडमेड्स नोट, उसके अलावा टेक्सटाइल हमने बहुत अच्छे से पूरा डिफाइन किया है। सारी जो है जितने भी आपको रेसे हैं उनकी भी जो है पूरी विशेषताएं, उनके गुण, उनके दोष और किस प्रकार से बनते हैं, सारी चीजें आपको प्रोवाइड हैं, आप वहां से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नमी और शोषण क्षमता अधिक, क्योंकि जो है देखिए जो जितने भी वानस्पतिक रेसे होते हैं उनमें नमी और शोषण क्षमता अधिक होती है और ये जो कृत्रिम जगत के रेसे होते हैं इसमें नहीं होती, इसलिए यही हो जाएगा फाइबर प्लास्टिक जो है फाइबर का, है ना, पॉलिस्टर का, क्योंकि इसमें उच्च तन्यता शक्ति भी होती है, प्रतिरोधकता भी होती है, जल्दी सूखने की भी क्षमता होती है, लेकिन पानी एब्जॉर्वेशन की जो क्षमता नहीं होती, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। एंथ्रिक्योनाइन डाई का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के वस्त्र रंगने के लिए किया जाता है, तो ये देखते हैं। ऑप्शन ए है ऊन और रेशम, बी है नायलॉन और एक्रेलिक, सी है कपास और लिनेन, डी है रेयान और स्पेंडेक्स। देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊन और रेशम। इसके लिए हम एंथ्रोक्विनोन डाई का प्रयोग करते हैं और अम्लीय रंगों का भी हम प्रयोग करते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस प्रकार की बुनाई में फैब्रिक के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज धागों का संतुलन सबसे अधिक होता है। ये कल भी हमने आपको जो है बुनाई के बारे में बताया है कि कौन सी बुनाई है, दो प्रकार की होती है, फैंसी और सादी बुनाई। और सादी बुनाई के अंतर्गत क्या क्या आता है, फैंसी के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सारी चीजें हमने कल बताया है आपको। तो देखिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज धागे, है ना, इसका मतलब है ऊर्ध्वाधर जो है ये धागे ऐसे हमारे हो जाएंगे और जो है ये हमारे ऐसे क्षैतिज धागे हो जाएंगे, है ना, जिनको हम ताना और बाना कह सकते हैं, ये भी जान लीजिए आप, है ना, ताना और जो है ये हमारे क्या हो जाएंगे, बाना, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज धागों का संतुलन सबसे अधिक होता है, तो ट्रिल बुनाई ऑप्शन हमारा है, फिर है साटन बुनाई, फिर है हमारा प्लेन बुनाई, फिर है जैक्वार्ड बुनाई। तो आप जानते ही हैं कि ट्रिल बुनाई में कैसा प्रभाव होता है, तो ये हमारा तिरछा प्रभाव होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्षमता कहाँ हो जाएगी, संतुलन अधिक कहाँ होगा, तो वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन सी प्लेन बुनाई, ठीक है। प्लेन बुनाई में क्षैतिज धागों की और ऊर्ध्वाधर धागों की जो है संतुलन सबसे अधिक होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण फाइबर की लचीलेपन, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि कौन सा परीक्षण हम करें जिससे फाइबर की जो है फ्लेक्सिबिलिटी को हम नाप सकते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन ए है क्रेमर टेस्ट, बी है मार्टिनडेल टेस्ट,
फिर है ड्रेपर टेस्ट, फिर अगला कौन सा टेस्ट है हमारा, बर्स्टिंग स्ट्रेट टेस्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रेमर टेस्ट। इससे हम फ्लेक्सिबिलिटी को नाप सकते हैं रेसे की। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, फैब्रिक की हाइड्रोको जो है पिसिटी किस गुण जो है से संबंधित है ना। तो ए हमारा है वाष्पीकरण, बी है नमी अवशोषण, सी है संकोचन, डी है घर्षण प्रतिरोध। तो देखिए हाइड्रोस्कोपिसिटी जो होती है किस गुण धर्म से संबंधित है, तो वो हमारी है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी नमी अवशोषण। ठीक है, नमी अवशोषण से संबंधित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा अब आ जाएगा होम मैनेजमेंट से। तो आइए देखते हैं होम मैनेजमेंट से हमारे प्रश्न कहाँ से है। पहला है सीमांत उपयोग का सिद्धांत गृह प्रबंधन के किस पक्ष से अधिक संबंधित है। देखिए बहुत सारी चीज, जैसे अभी तक था तो बहुत आसान आसान प्रश्न थे 50 डे सीरीज में, आयोजन नियंत्रण मूल्यांकन से, कार्य सरलीकरण से और भी अन्य चीजें तो हमने सब कवर कर लिया है। तो कुछ चीजें कभी कभी होता है कि थोड़ा सा डेप्थ से पूछ लेते हैं, थोड़ा अलग चीजें हो जाती हैं, तो उनको भी हमको नजरअंदाज नहीं करना। आज प्रश्न वहीं से है, देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको अलग से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन हमारा ए है समय प्रबंधन, बी है आर्थिक संसाधन प्रबंधन, सी है स्थान प्रबंधन, डी है ऊर्जा प्रबंधन। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन बी आर्थिक संसाधन प्रबंधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत गृह प्रबंध के आर्थिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सिमोन और स्टीन, ठीक है, कि प्रबंधन प्रक्रिया में निर्णय लेने का जो है कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सिमोन और स्टीन की प्रबंधन प्रक्रिया में निर्णय लेने का जो है कौन सा चरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ये देखते हैं कौन सा चरण महत्वपूर्ण माना जाता है। ए है उद्देश्य निर्धारण, बी है संसाधनों का मूल्यांकन, सी है निष्पादन, डी है मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी निष्पादन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, गृह प्रबंधन में पोकायोका का क्या उपयोग होता है। ठीक है, पोकायोका का क्या उपयोग है आइए जानते हैं। ए है घरेलू कार्यों के स्वचालन में, बी है अपशिष्ट प्रबंधन में, सी है त्रुटि मुक्त कार्य प्रणाली विकसित करने में, डी है वित्तीय प्रबंधन में। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी त्रुटि मुक्त कार्य प्रणाली को विकसित करने में हम क्या करते हैं, पोकायोका का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। ए है ब्रांड प्रतिष्ठा, बी है वारंटी अवधि, सी है मूल्य वर्धित कर, डी है इंस्टॉलेशन चार्ज। तो देखिए जो है कौन सा स्थायी उपभोक्ता जो है वस्तुओं की खरीद में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, तो वो होता है ब्रांड प्रतिष्ठा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ब्रांड प्रतिष्ठा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक होता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, गृह विज्ञान में 5S प्रणाली किस उद्देश्य से अपनाई जाती है। जिसमें 5 बार S होता है वो प्रणाली किस जो है उद्देश्य से अपनाई जाती है। और अभी जल्दी ही ये प्रश्न हमारा 50 डे सीरीज में आपको था, जिसमें हमने 5 S के बारे में बताया था। तो कोई हमें कमेंट करके बताया था कि हमने क्या बताया है। ठीक है, ये है कार्यस्थल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, फिर है हमारा आहार प्रबंधन के लिए, फिर है ऊर्जा संरक्षण के लिए, डी है घरेलू वित्तीय योजना के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्यस्थल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्यस्थल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो 5S प्रणाली का प्रयोग करते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट से आ गया है। देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन किसे इंगित करता है। ठीक है, जो संज्ञानात्मक असंतुलन है वो किसको इंगित करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ये नई जानकारी से तालमेल बिठाना की प्रक्रिया, बी अनुकरण की प्रवृत्ति, सी है भाषा में विकास में बाधा, भाषा के विकास में बाधा, फिर डी है सामाजिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें संज्ञानात्मक असंतुलन किसको इंगित करता है, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए हो जाएगा, नई जानकारी से तालमेल की प्रक्रिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है तो संज्ञानात्मक असंतुलन को इंगित करता है, नई जानकारी से तालमेल बिठाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाल विकास में जीन पर्यावरण संपर्क है ना, यानी एनवायरमेंट इंटरेक्शन क्या होता है, किस पहलू से प्रभावित करता है। ठीक है, तो किस पहलू को प्रभावित करता है ये देख लेते हैं। तो जीन एनवायरमेंट इंटरेक्शन है वो करता है प्रभावित बुद्धि और व्यक्तित्व को, कि करता है केवल बुद्धि को, कि करता है केवल भाषा विकास को, या फिर केवल सामाजिक कौशल को। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करता है बुद्धि और व्यक्तित्व। ठीक है, बुद्धि और व्यक्तित्व को जो है ये प्रभावित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मैटरनल, एक मिनट, मैटरनल क्या है, मैटरनल डिप्रेशन का शिशु के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। ए है सामाजिक कौशल में कमी, बी है भाषा विकास में वृद्धि, सी है आत्मनिर्भरता में वृद्धि, डी है आईक्यू में वृद्धि। तो देखिए मैटरनल ड्यूरेशन का जो है क्या प्रभाव पड़ता है शिशु के विकास पर, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक कौशल में कमी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक कौशल में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया में बच्चा बिना प्रत्यक्ष अनुभव के केवल पर्यवेक्षण से सीखता है। ए है अंतःक्रियात्मक सीखना, बी है प्रत्यक्ष अनुकरण, सी है सांकेतिक अधिगम, डी है अवलोकनीय अधिगम। तो देखिए किस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया में बच्चा बिना प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव ना होकर के केवल पर्यवेक्षण से सीखता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवलोकनीय अधिगम। ठीक है, अवलोकनीय जो अधिगम होगा ये करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चा क्या करता है तो जो है बिना प्रत्यक्ष अनुभव के केवल पर्यवेक्षण से वो सीखता है। देखिए आज बहुत सी चीज़ें हम डिफाइन करते हुए नहीं चल रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा रखी हैं। आज हम सीधे सीधे आंसर करते हुए चल रहे हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रसव पूर्व विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो प्रसव पूर्व जो है विकास को सबसे अधिक प्रभावित क्या करता है। ए हो जाएगा प्रसव पूर्व पोषण, बी है पिता की शैक्षिक योग्यता, सी है परिवार की आर्थिक स्थिति, डी है सामाजिक परिवेश। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसव पूर्व पोषण। ठीक है, प्रसव पूर्व पोषण क्या होता है, प्रसव पूर्व विकास को सबसे अधिक विकसित करता है और उसको प्रभावित करता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक्सटेंशन एजुकेशन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया शोध है ना, एक्शन रिसर्च का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो ए है समस्या समाधान और नवाचार, बी है सैद्धांतिक अध्ययन, सी है सरकारी नीतियों का मूल्यांकन। ठीक है, फिर डी है पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना। तो देखिए क्रिया शोध है ना, एक्शन रिसर्च का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्या समाधान और नवाचार। ठीक है, समस्या समाधान करेंगे और नवाचार का तात्पर्य नई चीजों को अपनाना, ये सारी चीजें यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फील्ड एक्सपेरिमेंट किस विधि का हिस्सा है। तो किस विधि का हिस्सा है देखते हैं। ए है गुणात्मक शोध, बी है मात्रात्मक शोध, सी है मिश्रित शोध, डी है सैद्धांतिक विश्लेषण। देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा मात्रात्मक शोध। ठीक है, मात्रात्मक शोध क्या करता है, फील्ड एक्सपेरिमेंट विधि का हिस्सा है। फिर चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आउटरीच प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखते हैं भाई, देख लेते हैं आउटरीच प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए है ज्ञान का स्थानांतरण हस्तांतरण, बी है शोध प्रकाशन, सी है वैज्ञानिक विकास, डी है शहरीकरण। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आउटरीच प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान का हस्तांतरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञान का हस्तांतरण। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा मॉडल ग्रामीण विस्तार कार्यक्रमों में प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा मॉडल है जो ग्रामीण विस्तार कार्यक्रम में प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग करते हैं। ए है ऑप्शन हमारा लेविन का परिवर्तन मॉडल, बी है बैरियर संचार मॉडल, सी है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल, डी है एडॉप्शन मॉडल।
तो देखिए जो है ग्रामीण विस्तार कार्यक्रम को प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल द्वारा हम प्रभावी संचार जो है सुनिश्चित करते हैं। अगला ये प्रश्न देखते हैं, क्या है प्रश्न हमारा, सीमांत कृषक मैरिजिनल फार्मर की परिभाषा क्या है। सीमांत कृषक मतलब हम किसको कहते हैं, इसका मानक क्या है सीमांत कृषक का। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक, बी है 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले कृषक, सी है 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले कृषक, डी है कोई भूमि नहीं रखने वाले कृषक। तो देखिए सीमांत कृषक किसको कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट होने वाला है ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक। इनको किसकी संज्ञा दी गई, तो सीमांत कृषक की संज्ञा इनको दी गई है। ठीक है, किसकी, तो सीमांत कृषक। ठीक है, जिनके पास क्या होता है, तो एक जो है हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है। ओके, चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला हमारा हो जाएगा न्यूट्रिशन साइंस से। न्यूट्रिशन साइंस से हमारा प्रश्न क्या है, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, तो देख लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में क्या कार्य करता है। ऑप्शन है ए है विटामिन सी, बी है कैल्शियम, सी है सेलेनियम, इसके बाद फिर डी है हमारा जिंक। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन ए विटामिन सी। ये क्या करता है, तो ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। कौन, तो हमारा कार्य करता है विटामिन सी। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित दैनिक प्रोटीन सेवन कितना होता है। तो देखिए नए आरडीए के अनुसार बता दें, 1 किलो बराबर जो है 0.83 ग्राम। ठीक है, ये जो है मात्रा दी गई, लेकिन हमें जो है आंसर कैसे करना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। तो हम वहां पर जाते हैं। ए हमारा 40 ग्राम, बी है 55 ग्राम, सी है 65 ग्राम, डी है 80 ग्राम। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 65 ग्राम। ठीक है, ये जो है प्रतिदिन दैनिक प्रोटीन सेवन की मात्रा है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है गोल्डन राइस किस पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। तो देख लेते हैं गोल्डन राइस किसको पूरा करने के लिए किया गया है विकसित। इसको ऑप्शन हमारा है ए विटामिन ए, फिर है विटामिन डी, फिर है आयरन, फिर डी है फोलिक एसिड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए को जो है पूरा करने के लिए इसकी कमी को गोल्डन राइस क्या किया गया है, तो इसको विकसित किया गया है। ठीक है, गोल्डन राइस को विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए विकसित किया गया है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेम आयरन की उच्चतम मात्रा निम्नलिखित में से किस स्रोत में पाई जाती है। ए है पालक, हेम आयरन की उच्चतम मात्रा किस में पाई जाती है। बी है सोयाबीन, ठीक है, फिर देख लेते हैं सी है चिकन लिवर, डी है दालें। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी चिकन लिवर। वैसे तो हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है चिकन और लिवर करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा यहाँ पर ही प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डीकम्पेंसेटेड कीटोसिस निम्नलिखित में से किस स्थिति का संकेत है। तो देख लेते हैं कैसी जो है स्थिति है। ए है मधुमेह, बी है हृदय रोग, सी है मोटापा, डी है उच्च रक्तचाप। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए मधुमेह। ठीक है, डीकम्पेंसेटेड जो है कीटोसिस ये किस स्थिति का संकेत है, तो ये मधुमेह का संकेत है। हृदय रोग आप जानते हैं, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप ये दोनों भी आपस में संबंध रखते हैं, और मोटापा ये भी, ये सारी चीजें एक ही से जुड़ी हुई हैं। इनसे जब मोटापा होगा तो और हृदय रक्तचाप अधिक होगा, और इससे हृदय रोग बढ़ने की संभावना हो जाती है। फिर चलिए अगला देखते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी से हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान से रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। ए है ग्लूकागॉन, बी है इंसुलिन। ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित क्वेश्चन हो गया है, हमने इतनी बार कम से कम 100 बार
से और अधिक बार कराया हो। अगर इस टॉपिक से अगर प्रश्न गलत हो रहा है किसी का तो ये समझ लीजिए मैं अगर मुझसे कोई पढ़ रहा है तो मेरे लिए ही शर्म की बात होगी। इतनी बार ये क्वेश्चन और पूरा हम बाकायदा हर बार इसको डिफाइन कर देते हैं क्योंकि थोड़ा ये प्रसिद्ध सा प्रश्न हो गया है आयोग का हमारे, इसलिए। तो डी है, सी है हमारा थायरॉक्सिन, फिर डी है एड्रेनालिन। तो देखिए रक्त में ग्लूकोज स्तर को कौन सा हार्मोन जो है संतुलित करता है, तो वो करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो है इसको संतुलित करता है, कहाँ से निकलने वाला है, तो ये पेनक्रियाज की जो है बीटा सेल से निकलने वाला है, ठीक है। थायरॉक्सिन क्या करता है, तो ये थायराइड ग्रंथ से निकलने वाला ग्रंथ है, और सॉरी जो है हार्मोन है। अगला देखते हैं प्रश्न, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। माइटोकांड्रिया जो है उसको कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो देखिए एक तो पहले ये प्रश्न बन गया कि पावर हाउस किसको कहते हैं, तो ये माइटोकांड्रिया को है ना। आत्मघाती तहली किसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं लाइसोसोम को, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन ए है हमारा, यह ऊर्जा उत्पन्न करता है ना, एटीपी को उत्पन्न करता है इसलिए कहते हैं हम, या फिर यह प्रोटीन संश्लेषण करता है, या अगला हो जाएगा यह कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है, फिर यह कोशिका के आकार को बनाए रखता है। तो देखिए हम किस लिए कहते हैं इसको, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ऊर्जा या एटीपी को उत्पन्न करता है इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त परिसंचरण में वेना केवा का क्या अर्थ होता है, ठीक है। वेना केवा का क्या अर्थ होता है भैया, ये देखते हैं। ए है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक पहुंचाना, बी है ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक पहुंचाना, सी है रक्तचाप को नियंत्रित करना, डी है पाचन तंत्र को सहारा देना। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक पहुंचाना। ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक पहुंचाना क्या होता है, तो रक्त परिसंचरण में वेना केवा का यह कार्य होता है, ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक पहुंचाना। फिर चलिए अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तंत्रिका कोशिका है ना, न्यूरॉन के माध्यम से आवेग किस प्रकार संचरित होते हैं। ए है हमारा विद्युत संकेतों द्वारा, बी है रासायनिक संकेतों द्वारा, सी है केवल विद्युत संकेतों द्वारा, डी है विद्युत एवं रासायनिक दोनों संकेतों द्वारा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत एवं रासायनिक दोनों संकेतों द्वारा हम क्या करते हैं, तो जो तंत्रिका कोशिका के माध्यम से आवेग जो है विद्युत एवं रासायनिक संकेतों दोनों द्वारा संचरित होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शरीर में वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। ये भी हमने ट्रिक बता रखी है कि किसके द्वारा क्या होता है पाचन। ए है हमारा एमाइलेज, बी है लाइपेज, ठीक है, सी है ट्रिप्सिन, डी है पेप्सिन। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी लाइपेज। देखिए जिसमें एज है आखिरी में वो जो है हमारी किसका पाचन करते हैं, तो वो हमारी जो है वसा का पाचन करते हैं, जिसमें इन आ जाता है वो हमारे प्रोटीन का पाचन करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइपेज। अगला प्रश्न देखते हैं, हेल्थ साइंस से है हमारा, देख लेते हैं कैसे प्रश्न है। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का सामान्य श्रेणी कितनी होती है, यानी कि स्वस्थ एक वयस्क मनुष्य है उसकी बीएमआई कितनी होगी, ये आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है 10 से 15, बी है 18.5 से 24.9 तक, सी है 25 से 30, डी है 30 से 35। तो देखिए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 18.5 से 24.9 तक। ये जो है स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसके शरीर के जो है बीएमआई है, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में हुई इम्यूनिटी का क्या अर्थ है। तो देख लेते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य की इम्यूनिटी का अर्थ। ए है हमारा व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, यानी कि रोग प्रतिरोधकता प्रदान करना, बी है पूरी जनसंख्या को संक्रमित करना, सी है संक्रामक रोगों को सामुदायिक स्तर पर रोकना, डी है केवल बच्चों को टीकाकरण करना। तो देखिए यहाँ पर जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य में हुई इम्यूनिटी का अर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामुदायिक जो है में हम स्वास्थ्य में हार्ड इम्यूनिटी का अर्थ क्या बताते हैं कि संक्रामक रोगों को सामुदायिक स्तर पर रोकना, ठीक है। ये जो है हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखते हैं प्रश्न, हीमोफीलिया रोग किस कारण से होता है। हीमोफीलिया रोग देख लेते हैं इसका कारण क्या है,
ए है संक्रमण, बी है अनुवांशिक विकार, फिर इसके बाद हमारा सी है पोषण की कमी, डी है बैक्टीरियल संक्रमण। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अनुवांशिक विकार। ये हीमोफीलिया क्या है, तो एक ये अनुवांशिक विकार है या कह सकते हैं अनुवांशिक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है। ए है टीकाकरण, बी है शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, सी है हाथ धोने की आदत, डी है शारीरिक व्यायाम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे, शुद्ध जल की पूर्ति करेंगे, तब हमारे ये रोगों की रोकथाम हो सकेगी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, WHO द्वारा सुझाए गए 10,000 स्टेप प्रतिदिन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने समझाया है 10,000 स्टेप्स यानी कि 10,000 कदम प्रतिदिन। तो इसका उद्देश्य क्या है, ए है मानसिक स्वास्थ्य, बी है हृदय रोगों की रोकथाम, सी है मोटापा कम करना, डी है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मोटापा कम करना। ठीक है, WHO ने कितना बताया है, तो 10,000 स्टेप जो है प्रतिदिन कार्यक्रम में ये जोड़ा है। उद्देश्य है मोटापा कम करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला नहीं, हमारी ये सीरीज का आखिरी प्रश्न था, क्योंकि देखिए नंबरिंग मेंशन नहीं थी, इसलिए जो है थोड़ा सा कंफ्यूज थे। तो देखिए जो है हमारी ये जो है आज की सीरीज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, और जो है आप लोगों का जो है इतना ज़्यादा प्यार और सहयोग बनाए रखा आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट में भी बहुत सी चीज़ें अभी छोटी उनको भी कवर किए हैं, और इसके बाद आप लोग प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए। हमने कई दिन से हम पूछ रहे हैं कि 50 डेज सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम जो है अगला मतलब क्या चीज़ स्टार्ट करें, किस तरह से पढ़ाएं। बाकी हमारी टॉपिक वाइज रिवीजन तो चलेगी ही, होम मैनेजमेंट या न्यूट्रिशन हम उसमें कवर करेंगे। होम मैनेजमेंट के भी जो है बहुत सारे टॉपिक अभी हमको पढ़ाना है, तो इसको हम टॉपिक वाइज में अभी रनिंग नहीं किए हैं, तो उसी में हम स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा 2013 का भी हमने जल्दी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा हल किया था। अब हमारा तैयार है 2016 का, आज ही आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हमने 2 पार्ट में जो है पूरा बाकायदा जो है डिफाइन करते हुए किया है। फिर इस तरह से 2016 का हो जाएगा, फिर हम अगला करेंगे, फिर हम अगला, इस तरह से हम जल्दी रनिंग की तरह से सारे प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे। और एक चीज़, प्रीवियस ईयर पेपर हल करने के बाद ही हम अपनी ये जो हमारी सीरीज होती है, ये देख लीजिए कहीं से जल्दी से या किसी यूथ से या फट से वैसे ही वहाँ से कॉपी नहीं की गई होती, उसको पढ़ने के बाद ही इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन कभी कभी बिल्कुल अलग से होते हैं, लेकिन ये होता है कि हमें हर तरह की तैयारी के लिए तैयार रहना चाहिए कि प्रश्न कहीं से भी आए तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए 10-15 प्रश्न ही ऐसे होते हैं जहाँ पर कंपटीशन होगा, 100 तक बहुत लोग पहुँच जाते हैं, 50 लोग 100 तक पहुँच जाएंगे, 50% तक। इसके बाद कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए जो 80-90 प्रश्न तक वाले होंगे, बहुत लोग जो है 100 क्रॉस करने वाले भी होंगे। तो देखिए विषय ही हमारा है जो है सिलेबस बहुत व्यापक है। तो जैसे अब चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया या अन्य चीज़ें भी हो गई, तो देखिए एक ही किताब, किसी राइटर की एक किताब पढ़कर हम परीक्षा पास नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया है, तो उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके, जैसे आज ही के प्रश्न आप देख लीजिए बहुत से अलग हैं, सामान्य से थोड़ा सा अलग, प्रश्न से थोड़ा डेप्थ से थे। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी एक आध प्रश्न ऐसा आ जाता है या कई प्रश्न होते हैं थोड़ा रहेंगे आपके सिलेबस से ही, हम उसको नहीं ये कह सकते कि हमारे सिलेबस के नहीं होंगे, लेकिन जैसे अब बहुत सारी किताबें, इतना हम लोग जो है डीपली नहीं पढ़ सकते, अब समय भी इतना नहीं है, तो इसलिए वहाँ से हमने PDF अपनी बनाई है। फिर चलिए ये हमारी कंप्लीट हो गई, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हल करिए यूथ का, बहुत ही जो है सटीक तरीके से। ठीक है, बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।